गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो देखो आज का हमारा क्वेश्चन क्या है कि यदि एक समतलीय बल निकाय को G आघूर्ण वाले बल युग्म में समानित किया जाए, मतलब क्या है, एक समतल में बहुत सारे बल क्रियाशील हैं और उस समतलीय बल निकाय को किसमें समानित किया जाएगा, एक बल युग्म G में समानित किया जाएगा। देखो बल युग्म में समानित करने का मतलब क्या होता है कि एक तो होता है हमारे पास परिणामी बल और एक होता है बल युग्म, ठीक है। तो जब परिणामी बल 0 हो जाता है, जब परिणामी बल का मान क्या हो जाता है, 0 हो जाता है, और बल युग्म के आघूर्ण का मान क्या रहता है, नॉट इक्वल टू 0 रहता है। हमने स्टेटमेंट सेकंड में ये चीज पढ़ी थी कि जब r का मान 0 होता है और g का मान नॉट इक्वल टू 0 होता है तो उस स्थिति में क्या किया जा सकता है, समतलीय बल निकाय को एक बल युग्म के आघूर्ण G में समानित किया जा सकता है, ठीक है। अगर आप G में समानित कर रहे हो तो r का मान 0 होगा, r में समानित कर रहे हो तो g का मान 0 होगा, ठीक है। तो समानित किया जा सकता है, बल क्या कहा, समानित किया जाए, यानी कि पहली स्थिति में क्या कहा कि हम क्या करेंगे, बल मानेंगे, ठीक है, बहुत सारे बल मानेंगे और उनको किस में समानित करेंगे, G में समानित करेंगे। पर क्या करेंगे, हम बहुत सारे बल नहीं मानेंगे, हम केवल एक सिंगल बल मानेंगे और उस बल को मानकर जैसे वो बल आएगा उसी तरह से हम उस पर क्या ऑपरेट कर देंगे, समेशन ऑपरेट कर देंगे। तो सारे बलों का भाई G क्या होता है, जितने भी बल युग्म होते हैं उनके आघूर्णों का बीजीय योग होता है। तो हम एक बल ले लेंगे, उसके बिंदु O के सापेक्ष निकालेंगे, आघूर्ण निकाल लेंगे और इसी प्रकार से बहुत सारे बल आएंगे तो उनका आघूर्णों का बीजीय योग क्या हो जाएगा, हमारे पास 0 हो जाएगा। अब देखो उसके बाद क्या करना है, जब प्रत्येक बल की क्रिया रेखा को क्रिया बिंदु के सापेक्ष 90 डिग्री पर घुमाने पर जो हम बल मानेंगे उसकी क्रिया रेखा को क्या कर देंगे, हम 90 डिग्री पर घुमा देंगे। तो उस स्थिति में भी क्या होगा, जो बल है वो किस में समानित हो जाएगा, H में समानित हो जाएगा। तो फिर से किस में समानित हो गया, H में समानित हो गया। तो फिर से उस स्थिति में R का मान फिर क्या चलेगा, 0 चलेगा, ठीक है। फिर क्या कहा, तो सिद्ध कीजिए कि प्रत्येक क्रिया रेखा को अल्फा कोण पर घुमाने पर निकाय एक बल युग्म के तुल्य होता है। फिर किसके तुल्य होगा, बल युग्म के। तो फिर से क्या हुआ कि जो बल युग्म का आघूर्ण है फिर से नॉट इक्वल टू 0 आ गया और बल का मान क्या आ गया, 0 आ गया। और ये G डबल डैश का जो मान है तो सिद्ध कीजिए बल युग्म के तुल्य होता है जिसका आघूर्ण जो क्या है, G कोस अल्फा प्लस H साइन अल्फा है, ठीक है। तो समझ में आ गई होगी बात। पहली स्थिति में बल युग्म के तुल्य होता है, फिर क्या किया हमने, 90 डिग्री से घुमा दिया तो फिर एक और बल युग्म के तुल्य हो गया। फिर क्या किया हमने, अल्फा कोण से घुमा दिया तो फिर एक नए बल युग्म के तुल्य हो गया जिसका मान क्या है, G कोस अल्फा प्लस H साइन अल्फा, ठीक है। फिर क्या कहा, लास्टली हमसे क्या कहा कि अगर हम अल्फा को कितना ले लें, 2 tan इनवर्स अल्फा ले लें तो घूम फिर कर जो निकाय का बल युग्म है वो जो शुरुआत में G माना था वही आ जाएगा, यानी कि G डबल डैश फिर क्या आ जाएगा, वापस से शुरुआत का G आ जाएगा। तो देखो कैसे करते हैं इसकी शुरुआत हम क्वेश्चन की। देखो इसमें क्या करते हैं, सबसे पहले एक डायग्राम से समझेंगे। जैसे मान लो कि ये हमारे पास x एक्सिस है, ये O है और ये y एक्सिस है। हमने स्टेटमेंट फर्स्ट में क्या किया था, बिंदु A1 A2 A3 पर बहुत सारे बल लिए थे, पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक सिंपल एक बल ले लेते हैं, बिंदु A पर क्रियाशील एक बल ले लेते हैं जिसका नाम क्या दे देते हैं, P नाम दे देते हैं। क्या नाम दे देते हैं, P। और इसके x अक्ष ये मान लेते हैं और इसके सापेक्ष ये मान लेते हैं, ठीक है। इस तरह से यहाँ तक क्लियर है मामला, कोई दिक्कत है क्या। मान लेते हैं कि ये जो परिणामी बल है वो क्या कर रहा है, इस बिंदु ये क्या है, A है, तो इस बिंदु के निर्देशांक क्या होंगे, x, y, ठीक है। ये क्या कर रहा है, देखो इसको जब आगे बढ़ाएंगे हम इस तरह से तो ये x अक्ष के साथ कितना कोण बना रहा है, थीटा। तो ये कोण भी कितना होगा, थीटा। सेम कोण होंगे थीटा थीटा, तो कोण कितना मान लिया हमने, थीटा मान लिया, तो इसकी यहाँ पर जरूरत नहीं है। अब सुनना क्या लिखे यहाँ पर, माना कि ये बिंदु A है और इस दिशा को कुछ भी मान लो, आप x मान लो, कुछ भी मान लो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब सुनना, अगर मैं तुमसे पूछूं कि P का जो घटक है वो क्या आएगा, P कोस थीटा, सही है ना। x अक्ष पर जो वियोजित भाग है वो P कोस थीटा और ये कितना आएगा, P साइन थीटा। हमने क्या किया, केवल एक बल माना है। कितने बल माने हैं, केवल हमने एक बल माना है और एक बल का x अक्ष के सापेक्ष वियोजित भाग कितना है, P कोस थीटा और P साइन थीटा, ठीक है। तो अगर मैं तुमसे पूछूं कि अगर एक बल का वियोजित भाग P कोस थीटा है तो इसके जैसे बहुत सारे बल होंगे, तो उस स्थिति में क्या करेंगे हम, वियोजित भागों का बीजीय योग। तो बीजीय योग क्या हो जाएगा, हमारा Rx हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह से y अक्ष के सापेक्ष एक बल क्या है, P साइन थीटा, बट Ry क्या होता है, जितने भी बल हैं उन सभी का
बीजीय योग कर दो यानी कि जोड़ दो, तो ये क्या हो जाएगा Rx और ये क्या हो जाएगा Ry। बात समझ में आई अभिषेक? ये भी तो हमने एक ही बल की चर्चा की है। इसी तरह से P की जगह कोई दूसरा आएगा Q, फिर R आएगा, है ना, P आएगा Q, फिर P की जगह क्या आएगा दूसरा, मान लो सपोज कोई दूसरा बल है Q, तो उसके लिए भी हम ऐसे ही चर्चा करेंगे। भाई ये हो गया तुम्हारा Q है ना, तो Q cos थीटा और Q sin थीटा। तो इससे बढ़िया क्या करो तुम समेशन ऑपरेट कर दो ना, तो cos थीटा तो चलेगा सब में, बदलेगा कौन? P तो बदलेगा, तो P आएगा फिर Q आएगा फिर R आएगा, इस तरह से। तो हम केवल एक बल पर विचार करेंगे और बाकी बल ऑटोमेटिक समेशन लगाते ही आ जाएगा। तो ये हो गया x अक्ष के अनुदिश वियोजित भागों का बीजीय योग और ये क्या हो गया y अक्ष के अनुदिश वियोजित भागों का बीजीय योग। ठीक है, अब सुनो, लिखते हैं माना समतलीय बल निकाय में समतलीय बल निकाय का एक बल P बिंदु, एक बल P बिंदु A बिंदु A x1, y1 पर क्रियाशील है। किस पर क्रियाशील है? क्रियाशील है। एक बल P कहां पर क्रियाशील है? बिंदु A x1, y1 पर क्रियाशील है, जिसके x अक्ष या फिर ऐसे कह दो जिसके x अक्ष व y अक्ष के सापेक्ष वियोजित भाग क्या क्या है हमें बताना। वियोजित भाग क्या क्या है? क्रमशः वियोजित भाग क्रमशः P cos थीटा और P sin थीटा है। P cos थीटा और P sin थीटा है। अतः Rx बराबर क्या होता है? वियोजित भागों का बीजीय योग। केवल एक बल P माना, तो P माना तो क्या आया? P cos थीटा। पर हमारे पास पता नहीं कितने बल होंगे, तो हम क्या करते हैं? समेशन लगा देते हैं। तो Ry बराबर समेशन P sin थीटा। ठीक है, इसी तरह से क्या करेंगे हम? देखो बिंदु O के सापेक्ष आघूर्ण निकालेंगे, है ना। बल P के कारण बिंदु O के सापेक्ष बल युग्म का आघूर्ण। बताओ भाई आघूर्ण किस निकालते हैं? बताओ। बल इंटू उससे लंबवत दूरी, तो किस बिंदु के सापेक्ष निकाल रहे हो? बिंदु O के सापेक्ष। अब सुनना, इस दिशा में घटक क्या है? P cos थीटा। इस दिशा में घटक क्या है? P sin थीटा। तो देखना अभी आघूर्ण बनेगा, इसको ऐसे मिलाओ, बल युग्म बनेगा। देखो इस तरह से, ठीक है। तो बल तो क्या है? देखो बल इंटू उससे लंबवत दूरी, और एक सिचुएशन ये बन जाएगी। आगे बात समझ में? अब सुनो, तो क्या सिचुएशन बनी हुई बताओ। बल क्या है? बल क्या है इस दिशा में? P cos थीटा। P cos थीटा, जबकि इस बिंदु से लंबवत दूरी ये होगी, और ये लंबवत दूरी कितनी है? y, और ये दूरी कितनी है? x। तो देखना इस दिशा में बल क्या है? P sin थीटा। ये पूरा का पूरा P sin थीटा बता रहा है, ठीक है, पूरा का पूरा P sin थीटा, और इससे लंबवत दूरी क्या है? x। अब सुनना, तो कितना आएगा भाई बताओ? क्या आएगा भाई बताओ? बल युग्म का आघूर्ण कितना होगा? P cos थीटा इंटू y, नहीं P cos थीटा है, ये P cos थीटा है पूरा, तो बल तो कितना हो गया? P cos थीटा, और लंबवत दूरी कितनी हो गई? y, तो ये हो गया P cos थीटा इंटू y। उसके बाद चलते हैं हम कौन सा? P sin थीटा, और लंबवत दूरी क्या है? x, तो क्या हो जाएगा? x P sin थीटा। अब ये देख लो कि कौन किधर घूमने की प्रवृत्ति प्रदर्शित करेगा, बताओ। ये P cos थीटा वाला तो घूमेगा इधर, कैसा हो गया? क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज होने की वजह से नेगेटिव, जबकि ये घूमेगा इधर, तो ये हो गया एंटी क्लॉक होने की वजह से पॉजिटिव। तो इसको ऐसे लिख लेते हैं x P sin थीटा माइनस y P cos थीटा। ठीक है, ये एक बल के कारण है। हम क्या कर देंगे बताओ? बलों के मतलब बल युग्म के आघूर्णों का बीजीय योग। बोलो भाई, बीजीय योग में क्या करते हैं?
इसको जी मान लेते हैं और समेशन, ठीक है ना, बीजेओ जी बराबर समेशन एक्स पी साइन थीटा माइनस वाई पी कोस थीटा। यहां तक कोई दिक्कत है क्या? ठीक है, एक बल पर विचार करना है, समेशन ऑपरेट करना है, तो आर एक्स आ जाएगा, आर वाई आ जाएगा, जी आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं हम, देखो एक बल पर विचार कर लिया हमने, अब कंडीशन के अकॉर्डिंग चलते हैं कि जो समतलीय बल निकाय है उसको जी आघूर्ण वाले बल युग्म में क्या किया जा सकता है? समानित किया जा सकता है। तो यहां लिखेंगे हम, क्या लिखेंगे? चूंकि समतलीय बल निकाय को, समतलीय बल निकाय को जी आघूर्ण वाले बल युग्म में क्या किया जा सकता है? समानित किया जा सकता है। समानित का मतलब समझिए ना, रिड्यूस करना, समानित किया जा सकता है। अगर हम इसको समानित करेंगे तो क्या होगा? अर्थात बोलो r बराबर 0 तथा g नॉट इक्वल टू 0 होगा। बात समझ में आ गई? तो क्या सिचुएशन बनेगी हमारे पास, भाई बताओ ना, क्या सिचुएशन बनेगी? r बराबर 0, क्योंकि r बराबर 0 कब होता है? जब rx 0 हो व ry भी क्या हो? 0। और g क्या है हमारा पास, बताओ? x p sin थीटा माइनस y p cos थीटा। यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है? तो rx भी 0 हो गया, ry भी 0 हो गया। ठीक है, अब सुनना, यहां तक हम पहुंच गए, तो g में क्या हो गया? समानित हो गया ना, rx 0 ry 0 मतलब r 0 मतलब rx ry 0, तो ये g में समानित हो गया। तो पहली सिचुएशन तो हम पहुंच गए, किस में समानित हो गया? g में समानित किया जाए तो g में समानित हो गया। अब सुनना, जब प्रत्येक बल की क्रिया रेखा को क्रिया बिंदु के सापेक्ष, ये क्या है हमारा? क्रिया बिंदु है, ये क्रिया बिंदु है ना, जहां पर बल क्रियाशील होता है, ये क्या है हमारा? क्रिया बिंदु है। तो प्रत्येक बल की क्रिया रेखा, ये क्या है? बल की क्रिया रेखा है। अब इस क्रिया रेखा को क्या कर दो? 90 डिग्री से घुमा दो। क्या कर दो? 90 डिग्री से घुमा दो। तो पहले कितना कोण था? थीटा। जब इसको 90 से घुमा देंगे तो कितना हो जाएगा? 90 प्लस थीटा। ठीक है, तो क्या होगा? जब प्रत्येक बल की क्रिया रेखा को 90 डिग्री कोण से क्या किया जाता है? ऐसे लिखते हैं, क्रिया रेखा को 90 डिग्री के कोण से घुमा दिया जाता है। तो क्या होती है बताओ? सिचुएशन क्या होती है बताओ? तब rx क्या होगा? rx क्या है भाई बताओ? rx है हमारा, बताओ, समेशन p cos 90 प्लस थीटा। तो क्या हो जाएगा ये rx हमारा, बताओ? rx क्या हो जाएगा? समेशन p cos 90 प्लस थीटा, यानी कि साइन थीटा और चिन्ह चेंज नेगेटिव। ठीक है, ry कितना होगा? p साइन 90 प्लस थीटा, यानी कि ry कितना होगा? p cos थीटा। पॉजिटिव, कोई दिक्कत है यहां तक? अच्छा, तथा g बराबर क्या होगा? बोलो, समेशन, सभी में चेंज होगा, rx ry, g में सभी में चेंज होगा। तो rx क्या है? अच्छा, घुमाने पर बल युग्म h में समानित हो जाता है। तो अगर इसको घुमा दे हम, तो जो बल युग्म आएगा हमारे पास, जो बल युग्म आएगा वो देखना किस में समानित हो जाएगा। तो ये हो गया x, बोलो, x p साइन 90 प्लस थीटा माइनस y p cos 90 प्लस थीटा, और ये किस में समानित हो जाता है? h में समानित हो जाता है। तो किसके बराबर हो गया? h के। तो h बराबर कितना हो गया? x p cos थीटा प्लस y p sin थीटा। तो कितना आ जाएगा? तो ये हो गया हमारा क्लियर। अब फिर क्या कहा उसने कि प्रत्येक क्रिया रेखा को अल्फा कोण पर घुमाने पर, पहले 90 पे घुमाएंगे, अब किस पे घुमाएंगे? अल्फा पर। जब प्रत्येक बल की
क्रिया रेखा को अल्फा कोण पर घुमाया जाता। अच्छा एक चीज सुनो, यहाँ पर इसको यहाँ तक लिखो, एक काम लिखो इसको, है ना। इसमें एक चीज और लिखनी है, क्योंकि देखो किस में सम्मानित हो गया, h में सम्मानित हो गया ना, तब rx भी क्या होगा, 0 होगा, वह ry भी 0 होगा, तभी तो हम कह पाएंगे भाई केवल किस में सम्मानित हो गया। ठीक है, अब क्या करेंगे, जब प्रत्येक बल की क्रिया रेखा को कितने कोण से, अल्फा कोण से घुमा दिया जाता है। कितने कोण से घुमा दिया जाता है, अल्फा कोण से घुमा दिया जाता है। तो क्या सिचुएशन बनती है भाई बताओ, अल्फा कोण से घुमा देंगे, अब बताओ अल्फा कोण से घुमा देंगे तब क्या होगा, तब घुमा देने पर निकाय एक बल युग्म के तुल्य होगा। घुमा दिया जाता है तब निकाय एक बल युग्म के तुल्य होगा, ऐसा कुछ नहीं कहा उसने। ठीक है, माना इस बल युग्म का आघूर्ण, माना इस बल युग्म का आघूर्ण, बल युग्म का आघूर्ण G डबल डैश है, तब Rx देखना G डबल डैश है, लिखो इसको। अब सुनो, माना निकाय को कितने बल से, कितने कोण से घुमा दिया जाता है, अल्फा कोण से घुमा दिया जाता है, तो बल युग्म का जो आघूर्ण है वो हमने क्या मान लिया, G डबल डैश मान लिया। ठीक है, तब तथा Rx डबल डैश क्या होगा, बोलो भाई। Rx कितना था हमारे पास, P cos थीटा था, है ना, तो समेशन P cos थीटा प्लस अल्फा कितने कोण से घुमा दिया बताओ, अल्फा कोण से घुमा दिया, पहले थीटा कोण है, अल्फा से घुमा दो तो थीटा प्लस अल्फा हो जाएगा। कितना हो गया हमारे पास ये, Rx डबल डैश बराबर समेशन P cos, बोलो cos थीटा cos अल्फा माइनस P sin थीटा sin अल्फा। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं, तो लिख लो जैसा का जैसा। और आर वाई डबल डैश कितना होगा, समेशन P sin थीटा प्लस अल्फा। चूंकि निकाय एक बल युग्म में तुल्य, बल युग्म में सम्मानित किया जा सकता है, चूंकि निकाय एक बल युग्म में सम्मानित होता है, सम्मानित होता है, अतः बोलो, अतः क्या होगा, Rx डबल डैश भी 0 होगा, व Ry डबल डैश भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। क्योंकि हमें पता है कि अगर बल युग्म में सम्मानित किया जा सकता है तो G नॉट इक्वल टू 0 बचता है, बाकी R क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। ठीक है, और R 0 तभी होता है जब Rx हो रहा होता है भाई 0, अगर तुमने पढ़ा हो तो। ठीक है, अब सुनो, Rx डबल डैश 0 हो गया, Ry डबल डैश 0 हो गया, अब G डबल डैश बराबर, मैंने क्या माना कि जो जिस बल युग्म में तुल्य होता है उसका आघूर्ण क्या मान लिया मैंने, G डबल डैश मान लिया। तो पहले हमारे पास क्या था, ये था G, तो क्या होगा, इसको कितने ने कोण से घुमा दिया, x P sin थीटा प्लस अल्फा माइनस y P cos थीटा प्लस अल्फा, अल्फा कोण से हमने इसको घुमा दिया। तो G डबल डैश बराबर, बोलो x P sin थीटा cos अल्फा माइनस x P cos थीटा sin अल्फा। ठीक है, ये हो गया हमारा। अब उसके बाद माइनस हो yp cos थीटा cos अल्फा, है ना। अब बताओ क्या होगा, प्लस yp sin थीटा sin अल्फा। अब सुनना, इसमें कुछ कॉमन आएगा भाई, है ना, देखना G डबल डैश बराबर समेशन, कुछ कॉमन आ रहा है, xp sin थीटा cos अल्फा यहाँ पर है, तो इसको क्या लिखते हैं, देखना xp sin थीटा माइनस
कोस अल्फा यहाँ पर है और कोस अल्फा यहाँ पर है, तो क्या कॉमन आ गया वाई पी कोस थीटा, और क्या कॉमन ले लिया कोस अल्फा कॉमन ले लिया। ठीक है, उसके बाद बोलो, उसके बाद क्या कॉमन आ रहा है इसमें और उसमें, बोलो इसमें और इसमें साइन अल्फा कॉमन आ रहा है, तो प्लस समेशन यहां लिखेंगे तो वाई पी साइन थीटा माइनस ऑफ एक्स पी कोस थीटा और साइन अल्फा कॉमन ले लोगे, कोई दिक्कत है कॉमन लेने में? अब सुनो पी भी ले लेते हैं, तो ये पी भी बाहर आ गया, नहीं पी रहने दो क्योंकि पी आ रहा है ना इसमें सब में, लेकिन अभी काम आएगा। जी डबल डैश बराबर ये क्या है समेशन एक्स पी साइन थीटा माइनस वाई पी कोस थीटा और कोस अल्फा प्लस समेशन अलग अलग ऑपरेट हो जाएगा वाई पी साइन थीटा एक्स पी कोस थीटा साइन अल्फा। ठीक है, अब सुनो ये वैल्यू कितनी है हमारे पास, ये जी डबल डैश बराबर ये कितना है जी और कोस अल्फा पर समेशन ऑपरेट ही नहीं है, प्लस ये कितनी वैल्यू है एच हो गई, कहाँ गई वो रही एच, तो ये वैल्यू एच है, तो एच साइन अल्फा। तो किस में तुल्य हो गया हमारा, जब अल्फा कोण पर घुमाएंगे तो ये आघूर्ण बलयुग्म का आघूर्ण मिलेगा, जब 90 डिग्री पे घुमाएंगे तो ये मिलेगा, और जब कुछ नहीं घुमाएंगे तो सिंपली हमें वो स्टार्टिंग वाला जो जी है ये वाला मिलेगा, जी ओनली जी। ठीक है, कौन सी मैच नहीं हो रही, कहीं पर गड़बड़ हो गई, देखो वाई पी एक्स पी कोस थीटा प्लस वाई पी साइन थीटा, एक्स कोस थीटा प्लस वाई साइन थीटा, यहाँ तो यहाँ तो माइनस में गड़बड़ कर दी क्या भाई? अच्छा देखो, तो यहाँ पर गड़बड़ हो गई छोटी सी, तो ये हमारा यहाँ पे प्लस आ गया, तो यहाँ पर प्लस आते क्या होगा ये साइन अल्फा एक्स पी वाले में प्लस आ जाएगा, ये प्लस आ गया यहाँ पे, अब ये वैल्यू इससे मैच हो गई। ठीक है, तो हमारे पास जब अल्फा कोण से घुमाएंगे तो इतना बलयुग्म का आघूर्ण मिलेगा, जब 90 डिग्री के कोण से घुमाएंगे तो इतने बलयुग्म का आघूर्ण मिलेगा, और जब कुछ नहीं घुमाएंगे तो सिंपली जो जीता हमारा वो जी मिल जाएगा। ठीक है, अब सुनो उसके बाद क्या कहा, देखना उसके बाद क्या कहा, एक स्पेशल केस, स्पेशल केस उसने क्या कहा, जब आप है ना अल्फा को कितना ले लो 2 tan इनवर्स h बाई h अपॉन क्यों है क्या h अपॉन क्यों कंफर्म h अपॉन g है, क्यों नहीं है, मैंने क्यों लिखवाया, तो h अपॉन g करो उसको। ठीक है, h अपॉन g है। अब सुनना भाई बात को ध्यान से, तो मैं तुमसे पूछूं यहाँ पर अल्फा अपॉन 2, तो tan अल्फा अपॉन 2 कितना होगा h अपॉन g, इधर देखो अरे g है, अगर क्यों हो तो भी g कर लेना। ठीक है, तो ये tan अल्फा बाई 2 कितना हो गया h अपॉन g हो गया। अब सुनो हमको क्या करना है, अल्फा के प्लेस पर ये वैल्यू काम में लेनी है। ठीक है, तो क्या करो तुम इस कोस अल्फा का मान निकालो और एक क्या निकालो साइन अल्फा का। देखो सूत्र जानते हैं, चूंकि कोस अल्फा बराबर क्या होता है 1 माइनस tan स्क्वायर अल्फा, कोस 2 अल्फा होता है कि कोस अल्फा होता है, बताओ बताओ, फॉर्मूला कोस 2 अल्फा का होता है, तो कोस 2 अल्फा बराबर 1 माइनस tan स्क्वायर अल्फा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा, पर यहाँ पर 2 अल्फा नहीं है, कितना है केवल अल्फा, तो हाफ कर दो, तो अल्फा बाई 2 अल्फा बाई 2, तो कितनी वैल्यू हो गई 1 माइनस h स्क्वायर अपॉन g स्क्वायर अपॉन 1 प्लस h स्क्वायर अपॉन g स्क्वायर, g स्क्वायर लघुत्तम लेंगे, इधर लेंगे कट जाएगा, क्या बचेगा g स्क्वायर माइनस h स्क्वायर अपॉन g स्क्वायर प्लस h स्क्वायर। एक काम करते हैं, कोस अल्फा बराबर कितना आया भाई हमारे पास, कोस
अल्फा बराबर जी स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर अपॉन जी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। तो कोस अल्फा की वैल्यू ये आ गई हमारे पास, ठीक है। अब बताओ साइन अल्फा की वैल्यू कितनी होगी, बोलो। साइन 2 थीटा क्या होता है, साइन 2 थीटा, बोलो 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। पर हमारे पास यहाँ पर थीटा नहीं है, यहाँ पर क्या है, अल्फा है। तो यहाँ लिखेंगे हम 2 थीटा की जगह क्या पुट कर दो, अल्फा। तो 2 थीटा बराबर क्या पुट किया आपने, अल्फा। तो थीटा बराबर कितना हो जाएगा, अल्फा बटा 2। तो यहाँ थीटा की जगह अल्फा बटा 2 लिख दो। तो tan अल्फा बटा 2 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा बटा 2, ठीक है। अब सुनो, तो साइन अल्फा हमारे पास ये आ गया, दोनों के दोनों मान, इसको समीकरण नंबर 1, 2 और समीकरण नंबर 3 यहां लिख देते हैं। समीकरण नंबर 1, 2 व 3 से बोलो जी डबल डैश बराबर, बोलो भाई जी कोस अल्फा, यानी कि जी कोस अल्फा का मान कितना है हमारे पास, बोलो जी स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर अपॉन जी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। दिख तो रहा है तुम्हें, ये उधर का तो दिख ही नहीं रहा होगा तुम्हें, दिख रहा है उधर का, ठीक है। हाँ बोलो, इसमें मान रख देते हैं, है ना, मान रखना पड़ेगा। साइन अल्फा बराबर 2h बाई जी अपॉन 1 प्लस एच स्क्वायर बाई जी स्क्वायर। सोल्व करते हैं, तो साइन अल्फा बराबर 2h बाई जी और जी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर बटा एच जी स्क्वायर, ठीक है। कट पिट करके आंसर आएगा, जी ऊपर चला जाएगा तो 2h जी बटा जी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। भाई ये जी स्क्वायर ऊपर जाएगा, एक जी से एक जी कट जाएगा, ठीक है। तो साइन अल्फा की वैल्यू ये आ गई। तो जी डबल डैश बराबर, ये वैल्यू रखो। साइन अल्फा कितना है बताओ, h 2h जी अपॉन जी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, ठीक है। अब सुनो, देखो इसमें क्या कॉमन आ रहा है, लघुत्तम क्या आ रहा है पूरे का, जी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। जी पूरे में से बाहर ले लो तुम कहो तो, जी यहाँ भी है वहां भी, तो कितना बचेगा, जी स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर प्लस 2h स्क्वायर, ठीक है। तो जी डबल डैश बराबर जी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर अपॉन जी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, कट गया। तो क्या आंसर आएगा, जी। तो इट इंप्लाइज दैट जी डबल डैश बराबर जी। तो देखो कितना अच्छी चीज बताई है यहाँ पे, कि जब आप कुछ नहीं करोगे, केवल थीटा कोण रहेगा तो अलग जी मिलेगा, 90 से घुमा दो तो आपको एच मिलेगा, अल्फा से घुमा दो तो क्या मिल जाएगा आपको, जी डबल डैश मिल जाएगा। और अल्फा की एक पर्टिकुलर वैल्यू ले लोगे तुम तो वापस से जो जी डबल डैश है वो किसमें आ जाएगा, जी में। लिखो, देखो 3 बलों के अंतर्गत पिंड की साम्यावस्था। साम्यावस्था का मतलब समझते हो क्या होती है साम्यावस्था? साम्यावस्था का मतलब ये होता है कि अगर कोई पिंड साम्यावस्था में है तो वो गतिमान भी नहीं है, न कि उसमें घूर्णन की प्रवृत्ति है, न तो वो घूमेगा न वो गति करेगा, ठीक है। अब क्या कह रहा है कि एक पिंड पर कितने बल क्रियाशील हैं, 3 बल क्रियाशील है। अब अगर आपको उसको साम्यावस्था में रखना है तो क्या सिचुएशन होगी, देखते हैं। 3 बलों के अंतर्गत एक पिंड की साम्यावस्था। यदि किसी पिंड पर क्रियाशील 3 समतलीय बल उसे साम्यावस्था में रखते हैं, पिंड पर कितने बल कार्यरत हैं, 3 बल कार्यरत हैं, और उसको क्या करते हैं, वो साम्यावस्था में रखते हैं, मतलब हिल भी नहीं रहे, डुल भी नहीं रहे और एक जगह स्थिर है, ना घूम रहा पिंड। तो उस स्थिति में क्या होगा, तो वे बल एक बिंदु पर मिलेंगे या फिर समांतर होंगे। 3 बल या तो क्या होंगे, एक बिंदु पर मिलेंगे या फिर क्या होंगे, समांतर होंगे। अब सोच लो थोड़ी देर के लिए, जैसे मान लो कि ये कोई पिंड है, अब इस पिंड पर मुझे 3 बल लगाने हैं, ठीक है। तो 3 बल में किस प्रकार से लगाऊं कि ये ना हिले डुले ना, बताओ कैसे लगाऊं इस पिंड पर। एक काम करता हूं, मैं एक रस्सी बांध देता हूं इधर, एक रस्सी इधर बांध देता हूं, एक रस्सी इधर बांध देता हूं, 2 जने तो इधर खींच रहे हैं, इधर देखना ऐसी सिचुएशन है, तीनों बराबर, समझ रहे हो, ये दोनों तो इधर खींच रहे हैं और ये अकेला इधर खींच रहा है। अब तुम कहोगे कि सर इनमें ज्यादा जोर हुआ तो ये खिसक जाएगा, नहीं, ये जितना जोर ये लगाएंगे ना उतना ही जोर ये इधर लगाएगा। तो उस स्थिति में जो पिंड है ना, इन दोनों का ये खींच रहे उधर और इन दोनों का परिणामी निकलेगा किधर, इनके बीच में, इधर निकलेगा।
और ये जो तीसरा बल होगा, अगर ये P है, ये Q है और ये R है, तो P और Q क्या कर रहे हैं, उधर खींच रहे हैं। और हमको पता है कि जब भी कोई दो बल कार्यरत होते हैं तो उनका परिणामी के बीच में निकलता है, तो परिणामी कितना हुआ, S। तो क्या होगा कि अगर ये पिंड साम्य अवस्था में है तो आपको क्या करना पड़ेगा कि P और Q तो उधर खींच रहे हैं, तो परिणामी की मतलब जो गति होगी वो गति इस दिशा में होगी, वो उधर खींच रहा है, ये इधर खींच रहा है, पर गति बीच में होगी। आगे बात समझ में, इस सरल रेखा में होगी। अब आपको पिंड को किस में रखना है, साम्य अवस्था में रखना है। तो क्या करना पड़ेगा, आपको बल लगाना पड़ेगा R, और किधर, इस बिंदु पर, इधर R की विपरीत दिशा में, और किसके बराबर, जितना S है उतना ही R आपको लगाना पड़ेगा, तब जाकर पिंड क्या रहेगा, साम्य अवस्था में रहेगा। बात समझ में आ गई। एक स्थिति तो ये हो सकती है। दूसरी स्थिति क्या हो जाए कि मान लो कोई पिंड है मेरे पास इस तरह का, ये पिंड है और एक बल इधर कार्यशील है P और एक बल क्या है, इधर कार्यशील है Q, इस तरह से P और Q, तो इनका परिणामी भी डेफिनेटली इनके बीच में निकलेगा। नहीं, बात समझ में, अगर दो बल उधर खींच रहे हैं तो इनका परिणामी बीच में निकलेगा, ठीक है। अब इसको पिंड को क्या करना है, इस पिंड को ना तो घूमने देना है, साम्य अवस्था में रखना है। तो साम्य अवस्था में रखने के लिए क्या करना पड़ेगा, मुझे इस परिणामी S के विपरीत दिशा में मुझे बल R आरोपित करना पड़ेगा, ठीक है। अब सुनो, पहली स्थिति में अगर दो बल एक बिंदु पर मिल रहे थे तो तीसरा बल भी उसी बिंदु पर मिल रहे हैं, आगे बात समझ में। दूसरी स्थिति में दो बल क्या थे, समांतर थे, तो तीसरा बल भी क्या आया, उनके समांतर आया। तो यहाँ पर दो स्थितियां बन जाएंगी। कितनी स्थितियां, दो स्थितियां। तो पहली स्थिति की बात करते हैं। देखो स्थिति जब P और Q की क्रियाशील रेखाएं समांतर न हो, स्थिति फर्स्ट, केस फर्स्ट, जब P व Q की क्रियाशील रेखाएं क्या ना हो, समांतर ना हो। अच्छा एक बात बताओ, अगर कोई दो रेखा समांतर ना हो तो आज नहीं तो कल और कल नहीं तो परसों वो जरूर एक दूसरे को काटेंगे। समांतर नहीं है ना दोनों, तो आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों वो हमेशा कभी ना कभी तो जाकर एक दूसरे को काटेंगे, मतलब वो एक बिंदु पर मिलेंगे। तो क्या बोला हमने कि माना कि P व Q की जो क्रियाशील रेखा है, बल P जिस रेखा के अनुदिश क्रियाशील है वो रेखा, और बल Q जिस रेखा के अनुदिश क्रियाशील है वो रेखा, दोनों एक दूसरे के समांतर नहीं है। समांतर नहीं है तो वो क्या होंगे, एक बिंदु पर मिलेंगे। तो केस फर्स्ट तो हमारा ये हो गया। ओके, चलो एक बात बताओ, इसमें लिख लेते हैं अपन साफ साफ, है ना, समझना भी बात को ध्यान से। जब P और Q की क्रियाशील रेखाएं, जब P व Q की क्रियाशील रेखाएं एक दूसरे के समांतर ना हो तो वे दोनों, बोलो, वे दोनों क्या होगा, वे दोनों, तो वे एक बिंदु O पर, तो वे दोनों एक बिंदु O पर मिलेंगे। नहीं है बात समझ में, क्लियर है ना, कि अगर आपके पास सपोज ये कोई पिंड है, इस तरह से दो बल हैं, एक P है और एक बल क्या है, Q है, दोनों की क्रिया रेखाएं समांतर नहीं है तो कभी ना कभी तो मिलेंगे एक बिंदु पर। सपोज कहाँ मिले, वो बिंदु O पर मिले, ठीक है, एक बिंदु पर मिलेंगे। अब सुनना, तीनों बल साम्य अवस्था में होने के कारण, तीनों बल साम्य अवस्था में होने के कारण, तीनों बल क्या है, साम्य अवस्था में। तीनों बल साम्य अवस्था में होने का मतलब है कि उन बलों का पिंड की गति पर कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है, वो स्थिर है तो वो स्थिर रहेंगे, ठीक है ना। तो साम्य अवस्था में होने के कारण बिंदु O के सापेक्ष, बिंदु O के सापेक्ष बलों के आघूर्णों का बीजीय योग क्या होगा, शून्य होगा, शून्य होगा। भाई साम्य अवस्था में ना तो आघूर्ण भी खत्म, बल भी खत्म, बलों का बीजीय योग शून्य होगा, ठीक है। तो क्या होगा, अतः बलों के बिंदु O के सापेक्ष आघूर्णों का
बीजीय योग। देखना भाई, बीजीय योग, इन बलों का बिंदु के सापेक्ष बीजीय योग निकालेंगे तो क्या होगा बताओ, क्या होगा भाई बताओ, बीजीय योग क्या होगा। परंतु P देखो बीजीय योग क्या होगा, P का आगुण प्लस P बल P के कारण बिंदु O के सापेक्ष आघूर्ण। मतलब हमें पता है लंबवत दूरी नहीं पता है, यहाँ पर लंबवत दूरी नहीं पता तो हमने ऐसे लिख लिया, बल P के कारण बिंदु O के सापेक्ष आघूर्ण, फिर बल Q के सापेक्ष B बल Q के कारण बिंदु O के सापेक्ष आघूर्ण। अगर हमें लंबवत दूरी पता होती तो हम क्या लिखते हैं, बल P इंटू लंबवत दूरी से गुणा कर देते हैं, पर हमें नहीं पता तो हम तो डेफिनेशन लिख देंगे डायरेक्टली कि P के कारण O के सापेक्ष आघूर्ण प्लस Q के कारण आघूर्ण प्लस R के कारण आघूर्ण प्लस बल R के कारण बिंदु O के सापेक्ष आघूर्ण, और तीनों क्या होंगे बराबर 0 होंगे, क्योंकि साम्यावस्था में ना बलों के गुण क्या होंगे बीजीय योग, अतः बलों के बिंदु O के सापेक्ष आघूर्णों का बीजीय योग 0 होगा, 0 होगा। वैसे ऊपर भी लिख दिया है ना, 2 बार लिख दिया लाइन में, तो 0 हो गया। अब सुनना मेरी बात को ध्यान से, किसके सापेक्ष आघूर्ण निकाल रहे हैं हम, बिंदु O के सापेक्ष, तो बिंदु O के सापेक्ष निकाल रहे हैं, और जब जिस बिंदु के सापेक्ष आघूर्ण निकाला जाता है अगर उस बिंदु से बल गुजर जाता है तो फिर आघूर्ण का मान क्या हो जाता है 0। सही बात है ना, ये जानते हैं हम कि जिस बिंदु के सापेक्ष आघूर्ण निकाल रहे हैं अगर बल की क्रिया रेखा वहीं से गुजर गई तो आघूर्ण का मान क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो सुनो, चूंकि बल P व Q कहां से गुजरते हैं, बिंदु O से गुजरते हैं, अतः इनके सापेक्ष आघूर्ण का मान क्या होगा, आघूर्ण का मान 0 होगा, इनका मान क्या होगा 0 होगा। तो क्या बचेगा भाई बताओ, 0 प्लस 0 प्लस केवल R के कारण बचेगा, R के कारण बिंदु O के सापेक्ष आघूर्ण ये बचेगा। अब सुनना, बराबर 0, पर वो भी क्या गया 0, यानी कि R के कारण बिंदु O के सापेक्ष आघूर्ण क्या गया बताओ, वो भी क्या गया 0। अब सुनना, परंतु हम जानते हैं कि R एक बल है, R बल है तो परिणामी बल नॉट इक्वल टू 0 लेंगे हम, ठीक है ना। तो R की क्रिया रेखा भी बिंदु O से गुजरेगी। बल बताओ कैसे, सुनना, अगर हमारे पास आघूर्ण क्या होता है, बल इंटू लंबवत दूरी, ठीक होता है। अगर आघूर्ण का मान क्या है, आघूर्ण का मान FD का मान क्या हो गया 0 हो गया। तो 2 स्थितियां हैं, पढ़ाया था मैंने लेक्चर नंबर 2 में, देखना एक बार, ठीक है। अगर बल आघूर्ण का मान 0 है तो 2 स्थितियां, या तो F 0 होगा या फिर D 0 होगा। F 0 हो गया मतलब परिणामी बल की क्रिया रेखा, परिणामी बल की क्रिया रेखा क्या हो जाएगी भाई 0 हो जाएगी। देखो, तो अगर F 0 हो गया यानी कि परिणामी बल ही 0 हो गया, और D 0 होने का मतलब, D 0 होने का मतलब क्या है, लंबवत दूरी 0 हो गई। मतलब जिस बिंदु के सापेक्ष आघूर्ण निकाल रहे हैं वो लंबवत दूरी D होती है, मतलब ये D क्या है लंबवत दूरी। D 0 होने का मतलब है जो परिणामी बल है वो कहां से गुजर जाएगा, उसी बिंदु से गुजर जाएगा। तो यहाँ पर R तो नॉट इक्वल टू 0 है, तो इसका मतलब R नॉट इक्वल टू 0 है, तो क्या बचेगा फिर, क्या होगा भाई बताओ, लंबवत दूरी का मान 0 हो जाएगा। तो यहाँ लिख लो, अर्थात लंबवत दूरी
लंबवत दूरी क्या होगी, जीरो। लंबवत दूरी जीरो हो गई। अगर लंबवत दूरी जीरो हो गई इसका मतलब है जो आर भी क्या होगा, बिंदु ओ से गुजर जाएगा। आगे बात समझ में, तो आर भी क्या होगा, बिंदु ओ से गुजरेगा। अब सुनो, अतः तीनों बल पी क्यू आर एक ही बिंदु ओ से, अतः बल पी क्यू व आर एक ही बिंदु ओ से गुजरेंगे। कहां से गुजरेंगे, एक ही बिंदु ओ से गुजरेंगे। तो हमने बता दिया ना कि अगर तीन बल किसी पिंड को साम्यावस्था में रखते हैं तो क्या होंगे, या तो वो एक बिंदु से गुजरेंगे या फिर तीनों समांतर होंगे। ठीक है, तो केस फर्स्ट में हमने क्या किया, दो बल लिए। दो बल हमने मान लिया कि दोनों क्या है, समांतर नहीं है। समांतर नहीं है तो किसी बिंदु पर गुजरेंगे, तो फिर क्या होगा, तीसरे बल को भी उसी बिंदु से गुजरना पड़ेगा, तब जाकर पिंड क्या रहेगा, साम्यावस्था में रहेगा। लिखो, देखो जो केस सेकंड है हमारा, उसमें क्या कहा हमने, फर्स्ट केस में हमने क्या माना था कि माना कि कोई दो बल है वो समांतर नहीं है, तो दोनों बल एक बिंदु पर आकर कट हुए थे। तो फिर हमने कहा था कि अगर पिंड साम्यावस्था में होगा तो तीसरा बल भी वहीं से गुजरेगा। ठीक है, तो या तो पहली कंडीशन में हमने क्या कहा कि तीनों बल क्या थे, एक ही बिंदु से गुजरते थे। अब हमने क्या कहा, केस सेकंड, दूसरा केस क्या लिया कि दो बल क्या है, पी और क्यू समांतर है। अगर दोनों बल पी और क्यू क्या है, समांतर है, तो उस स्थिति में क्या होगा, सुनो, अगर दो बल पी और क्यू क्या है, उनकी क्रियाशील रेखा समांतर है। ऐसे समझो कि ये कोई बल है हमारे पास, इस तरह से, इस तरह से कोई बल है, सपोज ये कोई बल है पी और ये कोई बल है क्यू, दोनों की क्रियाशील रेखा क्या है, समांतर है। अब समझना बात को ध्यान से, ठीक है, समांतर है, अतः पी और क्यू का परिणामी आर से संतुलित होगा। समझना बात को, इसको मान लेते हैं कि थोड़ी देर के लिए एक घटक इधर है F, दूसरा घटक सपोज इधर है, कोई घटक F, कोई घटक है हमारे पास, सपोज बल का कोई घटक है, तो इन दोनों का परिणामी कुछ ना कुछ आएगा इस दिशा में, और इन दोनों का परिणामी कुछ ना कुछ आएगा इस दिशा में। इसको आगे बढ़ाएंगे इस तरह से, इसको आगे बढ़ाएंगे इस तरह से, तो दोनों कहाँ कट हुए, यहाँ पर कट हुए। ठीक है, अब इन दोनों का जो परिणामी है, ये जो परिणामी सब बल हट गए, क्या केवल क्या बचा, ये दोनों, तो इनका परिणामी किधर आएगा, इधर नीचे। अब अभी भी पिंड हमारा क्या है, साम्यावस्था में, तो साम्यावस्था में तभी रहेगा, देखो P और Q ये जितने भी थे ना वो सब हट उठाकर किस में आ गया, केवल एक सिंगल बल S में आ गया। आगे बात समझ में, ये P और Q नहीं बचे, अभी क्या बचा, केवल S बचा। आगे बात समझ में, पिंड को क्या रखना है, हमें साम्यावस्था में रखना है। तो पिंड साम्यावस्था में तभी रहेगा जब हम उस पर R एक बल आरोपित करें जो इस S की विपरीत दिशा में हो। आगे बात समझ में, तो S से R क्या हो जाएगा, R और S दोनों क्या हो जाएंगे, संतुलित हो जाएंगे, और संतुलित होने पर कह देंगे कि जो हमारा R है वो भी क्या होगा, P और Q के समांतर होगा। आगे बात समझ में, तो इस तरह से हम इसको समझ सकते हैं। तो P व Q का परिणामी R से संतुलित होगा। P और Q का परिणामी हमने निकाला, सपोज क्या आया, वो S आया। P और Q का परिणामी क्या आया, सपोज हमारे पास S आया, वो किससे संतुलित होगा, R से संतुलित होगा। फलतः R P और Q के परिणामी के बराबर है, तो जो R है वो P और Q का जो परिणामी है S, उसकी क्या है, बराबर है, तथा विपरीत दिशा में होगा। इस प्रकार R की क्रियाशील रेखा भी P और Q की क्रियाशील रेखा के समांतर होंगी। तो इसका मतलब हमने क्या समझा कि एक पिंड अगर साम्यावस्था में है, तीन बलों के अंतर्गत साम्यावस्था में है, तो क्या सिचुएशन होगी, दो सिचुएशन होंगी। पहली सिचुएशन, या तो तीनों बलों को एक बिंदु पर मिलना पड़ेगा, या फिर तीनों बलों को समांतर होना पड़ेगा। ठीक है।